नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रीम गौतम। कल रात को एक बड़ी घटना हुई जिसमें मॉब लिंचिंग के द्वारा कई छात्रों को मारने की कोशिश की गई है और ये घटना हुई है दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू, जिसको वामपंथ का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है और ये कहा जाता है कि भारत में वामपंथ अगर कहीं सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो जेएनयू के अंदर ही है। जेएनयू वो यूनिवर्सिटी है जिसमें करीब 8,500 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या उसके नाम से डिग्री लेते हैं। लेकिन जेएनयू का एक दूसरा पहलू यह भी है कि जो स्टूडेंट जेएनयू के कैंपस के अंदर नहीं होते हैं वो देश के सबसे ज्यादा बड़े देशभक्त और देश के लिए जान लुटाने वाले होते हैं। लेकिन जो जेएनयू कैंपस में रहते हैं उनमें से ज्यादातर जो वामपंथी विचारधारा से ग्रसित होते हैं वो इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, इस देश के खिलाफ बोलते हैं, नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं। यानी देश के खिलाफ हर तरह की साजिश में वो लोग संलिप्त पाए जाते हैं। एक तरफ वो है जो डिग्री जेएनयू की लेते हैं लेकिन देश के लिए जान तक लुटा देते हैं, और एक तरफ वो है जो जेएनयू के अंदर रहकर देश के टैक्स पेयर की जेब से जाने वाले पैसे पर पलते हैं और इन्हें स्टूडेंट कहना एक तरीके से मजाक सा लगता है, क्योंकि ज्यादातर इनमें से आधे से ज्यादा रिसर्च स्टूडेंट होते हैं जिनकी उम्र 30-35 साल तक होती है। कोई कोई तो 40-40 साल तक वहां रिसर्च स्कॉलर बनकर मजे ले रहा होता है। मजे इसलिए क्योंकि वहां जो स्टूडेंट रहते हैं उनकी लाइफ बड़ी ही, आप कह सकते हैं, लग्जरियस कही जा सकती है। वहां बहुत सारे हॉस्टल हैं, उनमें स्टूडेंट्स को अच्छा खासा कमरा मिलता है, रहने की जगह मिलती है, बढ़िया खाना मिलता है। इस सब के बावजूद वो देश के भलाई के लिए, देश हित के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करते हो, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। जेएनयू से ही डिग्री पाते हैं एनडीए के जो स्टूडेंट होते हैं, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो बच्चों को भर्ती किया जाता है, जो बाद में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाकर ऑफिसर्स बनते हैं, उनको भी डिग्री जेएनयू की मिलती है। लेकिन वो जेएनयू में रहकर नहीं पढ़ते हैं, वो अपनी एनडीए में रहकर पढ़ते हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा था कि वो देश के लिए जीते हैं, देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, उनके लिए सब कुछ होता है। ये जो जेएनयू है शुरुआत से ही ये वामपंथ का गढ़ रहा है और इसके जो प्रोडक्ट रहे हैं आप उनके नाम सुनकर ही समझ जाएंगे कि वहां अक्सर कैसे लोग आते हैं, किन लोगों का वहां बोलबाला है। प्रकाश करातो, सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, ये कुछ नमूने हैं उस जेएनयू प्रोडक्शन के। कल रात को वहां क्या हुआ कि जो स्टूडेंट लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, हॉस्टल्स में थे या बाहर बैठकर जो स्टडी कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, उन पर करीब 400-500 वामपंथी विचारधारा वाले जो गुंडे कहे जा सकते हैं, कहने को तो वो स्टूडेंट थे, अपना चेहरे ढककर वो लाठी डंडों से उन पर हमला कर देते हैं और एक स्टूडेंट को पकड़कर उसके ऊपर जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें जो पाउडर होता है, उससे उसे नहला देते हैं और बाद में फिर उसकी पिटाई करते हैं। वो स्टूडेंट किसी तरीके से बचकर बाहर आता है, उसके साथी आते हैं, उसे बचाते हैं। लेकिन वहां जो पुलिस होती है, वहां जो गार्ड होते हैं, वो स्टूडेंट्स की इस भीड़ से इतना डर जाते हैं कि वो बीच में नहीं आते हैं। क्या ये मॉब लिंचिंग नहीं है? आपको अक्सर राहुल गांधी या वामपंथी नेता इसी तरीके की बात करते नजर आएंगे और वो तमाम मॉब लिंचिंग के आपको उदाहरण देते नजर आएंगे, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा कि जेएनयू में वामपंथी गुंडों ने किस तरीके से मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की है। ये सारा बवाल एक बार फिर क्यों उठा है, फिर क्यों जेएनयू सुर्खियों में आया है, उसकी भी कुछ वजह है। वजह यह है कि अभी जब यूजीसी को लेकर हंगामा हुआ था, उसी पर जेएनयू की जो कुलगुरु है एसडी पंडित, उन्होंने एक बयान दिया था
और बयान में अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आपत्तिजनक या भड़काने वाला कहा जा सके। उन्होंने एक बात कहने की कोशिश की और रेफरेंस लिया उन्होंने अमेरिका का। उन्होंने कहा कि अमेरिका में बोक्स द्वारा जो हिस्ट्री लिखी गई है उसी के आधार पर चाहे अमेरिका के वो लोग हों जिन्हें पीड़ित बताया जाता है या हमारे यहाँ के वो लोग हों जो विक्टिम कार्ड खेलकर तरक्की करने की बात करते हैं, विक्टिम कार्ड के द्वारा आप तरक्की नहीं कर सकते हैं, ये बात उन्होंने कही। और साथ में यह भी कहा कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस थी वो वास्तव में ठीक नहीं थी, गैर जरूरी थी और उनकी कोई जरूरत नहीं थी। इसी बात पर जो वामपंथी विचारधारा से जो पीड़ित वहां लोग हैं या उसके जो एक तरीके से कह सकते हैं कि अंधे अनुयायी है, वो भड़क गए और वो पिछले 5-7 दिनों से कुलगुरु के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे माफी मांगने की बात कर रहे हैं, तमाम तरीके की बातें वहां हो रही हैं। इसको लेकर उन्होंने क्लासेस को भी नहीं चलने दिया और जब क्लासेस लॉन में लगा दी गई, जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते थे तो लॉन में आकर भी उन्होंने हंगामा कर दिया। जेएनयू का इसी तरीके का इतिहास रहा है। 2000 में जेएनयू में एक मुशायरा हो रहा था और उस मुशायरे में भारत और पाकिस्तान के शायरों को बुलाया गया था। वहां पर पाकिस्तानी शायरों ने कुछ ऐसी शायरी गाई कि वहां उपस्थित 2 आर्मी ऑफिसर्स ने उसका विरोध किया और बाद में वामपंथी गुंडे स्टूडेंट्स ने, जिन्हें स्टूडेंट्स कहा गया, उन 2 आर्मी ऑफिसर्स को बुरी तरीके से पीट दिया था। ये 2000 की घटना है। उसके बाद आपको कन्हैया कुमार, उमर खालिद जैसे जो स्टूडेंट, तथाकथित स्टूडेंट थे, उनके कारनामे 2016 वाले तो सबको पता ही है कि किस तरीके से अफजल गुरु के जो फांसी थी उसके विरोध में वह नारे लगाए गए। उससे पहले सीआरपीएफ के जवानों के मारे जाने पर वह जश्न मनाया गया था 2010 में। इस तरीके की चीजें जेएनयू में अक्सर होती रहती है क्योंकि जेएनयू में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी अपने आप को भारतीय नागरिक या भारतीय न मानकर इंटरनेशनल सिटीजन मानने का भ्रम पाल लेते हैं। ये जो बात कुलगुरु ने कही ये वास्तविकता है, लेकिन हमारे देश में वास्तविक चीजें बोलना, सच्चाई बोलना भी कितना बड़ा गुनाह बन जाता है वो नुपुर शर्मा के उदाहरण से समझा जा सकता है या दूसरे जो यूजीसी को लेकर तमाम बातें कही जाती है उससे समझा जा सकता है। ये जो दलित वाला एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आया है उन हिस्टोरियन या उन लेखकों की बातों से जिन्होंने एक गलत धारणा के आधार पर यह कह दिया कि भारत में भी विदेशों की तरह जैसे वहां पर गुलामों के साथ अत्याचार हुआ था, उन्हें पीड़ित किया गया था, उन्हें सताया गया था, उसी तरीके से जो शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं या फिर बाद में उसमें ओबीसी को भी जोड़ लिया गया है, इनके ऊपर जो जातियां जिन्हें अगड़ी जातियां कहा जाता है उन लोगों ने सैकड़ों साल तक अत्याचार किए हैं, इन्हें दलित बनाकर रखा है, इनको गुलाम बनाकर रखा है। इसलिए अब इनको इस बात का आरक्षण मिलना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि उनका उत्थान हो सके। ये जो सारी थ्योरी है एक काल्पनिक अवधारणा पर आधारित है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर 500, 700, 1000 साल तक का कोई इतिहास उठाकर देख लें, और उससे पहले तो चूंकि इतिहास के प्रमाण नहीं है, केवल ज्यादातर इंटरप्रिटेशंस है जो वामपंथी इतिहासकारों ने ही सामने रखे हैं। प्रमाण में कहीं ऐसा नहीं मिलता है कि किसी भी शासक ने जो ओबीसी जाति से नहीं हो या जिन्हें शेड्यूल कास्ट की जातियां कहा जाता है, शेड्यूल ट्राइब की जातियां कहा जाता है, उनसे संबंध न रखता हो और उसने एक बड़े समुदाय पर जाति आधारित अत्याचार किए हों। इस तरीके के अत्याचार इतिहास में सिर्फ और सिर्फ विदेशों से आने वाले मुगल, तुर्क जैसे जो लुटेरे शासक थे उनके द्वारा दिखते हैं और वो पूरे हिंदू समाज पर दिखते हैं। इसके बाकायदा प्रमाण है खुद उन शासकों द्वारा या उनके दरबारियों द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक जो दस्तावेज है
उसमें प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उसको ये नकार देते हैं। चाहे जलालुद्दीन जो खुद को अकबर कहता हो, या फिर नूरुद्दीन जो खुद को हुमायूं कहता हो, या फिर जहांगीर, शाहबुद्दीन, ये जो थे जिन्होंने खुद को बड़ी बड़ी उपाधियां दे रखी थी, वो सब लिखते हैं कि वो अल्लाह की राह में जिहादी हैं। वो खुद को गाजी कहते थे और हर उस व्यक्ति को मारना, उस पर अत्याचार करना, उसका कत्ल करना अपना जिहादी मजहबी ईमानी दीन बताते थे, जो उनकी बात नहीं मानता था। लेकिन उसको ये भूल जाते हैं और उस धारणा को, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, उसको लेकर ये कहते हैं कि चूंकि इन जातियों के ऊपर, इस वर्ग के ऊपर सैकड़ों साल तक, सदियों तक अत्याचार हुए हैं, इसलिए इनको प्रश्रय मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और अगर इनके पास जरूरी कुशलता भी नहीं है तब भी इनको उन पदों पर रखा जाना चाहिए जो कि योग्य व्यक्तियों के लिए रखे गए हैं। ये जो अवधारणा है ये अंग्रेजों ने बनाई थी, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत के जो हिंदू वर्ग है इसके अंदर ही खाई खोद दी जाए, जिससे जो लोग हैं वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। और चूंकि अंग्रेजों की संख्या कम थी, अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो 200-250 साल तक भारत पर राज नहीं कर सकते थे, भारत को लूट नहीं सकते थे। आज जो ब्रिटेन की जो आपको समृद्धि दिखाई देती है, वो सब इसलिए है कि यहां से उन्होंने सैकड़ों साल तक तमाम जो संसाधन थे, सोना चांदी हीरे जवाहरात थे, उनको लूटने का काम किया था। वही काम विदेशी जो लुटेरे, तुर्क, मुगल, ये सब थे, इन्होंने किया था। आज उसी का ये लाभ ले रहे हैं और इसी वजह से आज विकसित राष्ट्र बने हुए हैं। लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं, वो हमारे देश से ही तर्क पैदा हुआ, न्याय शास्त्र भारत में पैदा हुआ, लेकिन न्याय शास्त्र की बजाय वो कल्पना शास्त्र में जीते हैं। जो कुछ प्रमाणित है उस पर ध्यान नहीं देते। ये जो यूजीसी का विवाद भी इसीलिए चल रहा है कि उसमें भी बहुत सारी इसी तरीके की खामियां थी। जो वास्तविकता थी उसे स्वीकार करने की बजाय जो काल्पनिक अवधारणा उनके दिमाग में घुसा दी गई है कि सैकड़ों साल तक जो दलित कही जाने वाली जातियां हैं, जो ओबीसी कही जाने वाली जातियां हैं, उन पर चंद जातियों ने अत्याचार किए हैं। ये धारणा अंग्रेजों द्वारा जो अफ्रीकी गुलाम थे उन पर अत्याचार के जो इतिहास है उससे लेकर यहां थोप दी गई है। और अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए, आज आप अगर ये देखें कि पिछले 1500 साल के अंदर या 2000 साल के अंदर भारत में जिन जातियों ने शासन किया है, उनमें से 95% जातियां आपको या तो ओबीसी में मिलेंगी या एससी में मिलेंगी। यानी ऐतिहासिक आंकड़े कहते हैं कि जिन लोगों ने शासन किया है वो तो ओबीसी और एससी जाति में है, तो फिर अत्याचार इन लोगों ने कैसे कर दिया जिनको आप टारगेट करके ये सारा ड्रामा रच रहे हो। और इसी बात को उजागर करने की कोशिश की थी जेएनयू की कुलगुरु ने, लेकिन ये लोग भड़क गए और उसी पर जेएनयू में हंगामा हो रहा है। छात्रों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वामपंथ किसी को स्वीकार नहीं करता है। जिस तरीके से मजहबी व्यक्ति ये कहता है कि या तो मेरे खुदा पर ईमान लाओ नहीं तो तुमको जीने का हक नहीं है, ये उनकी आयतों में है। वाजिब उल कत्ल की एक आयत है कि जो खुदा पर ईमान नहीं लाता उसको जीने का हक नहीं है। उसी तरीके से वामपंथियों की भी विचारधारा है कि अगर वामपंथ में आपकी श्रद्धा नहीं है तो वो आपको जीने का अधिकार भी नहीं देते हैं। वामपंथ की जितनी भी तथाकथित क्रांतियां हुई हैं, वहां किस लेवल पर हिंसा होती है इसको समझना है तो आप बंगाल का उदाहरण ले सकते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के सत्ता में आने के पीछे भी यही वामपंथ के अत्याचारों का कारण है।
जब तक वामपंथी कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में शासन में थे, तो उनके खिलाफ, उनके ऊपर आवाज उठाने वाले हर व्यक्ति की वो मॉब लिंचिंग कर दिया करते थे, उनको मार दिया करते थे, पीट दिया करते थे। और इससे पश्चिम बंगाल के लोग इतने परेशान हो गए थे, उन्हें जो भी विकल्प सामने दिखा उसको उन्होंने पकड़ लिया। और पिछले 10-12 साल से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में शासन कर रही है। यानी जब लोग बहुत ज्यादा सताए जाते हैं तो वो इस तरीके की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया करते हैं। आज हमारे देश में सबसे बड़ी जरूरत है कि ऐतिहासिक तथ्यों को सही तरीके से देखा जाए। अगर वास्तव में प्रमाण है इस बात के कि अत्याचार हुआ है, लोगों को दलित बनाया गया है, क्योंकि ये शब्द भी विदेशों से आया है, भारत में दलित जैसा कोई शब्द नहीं था, वास्तव में हुआ है, तब आपकी बात मानी जा सकती है। और दूसरी बात यह एक और गौर करने की है कि भारत का संविधान जब बनाया गया था उस समय भी ये जो धारणा थी इसको 10 साल के लिए माना गया था, लेकिन 77-78 सालों बाद अब ऐसा लगता है कि ये जो धारणा है ये चलती रहेगी, क्योंकि आज तो भारत के बड़े बड़े नेता भी इसको स्वीकार कर रहे हैं, वो लोग भी स्वीकार कर रहे हैं जो कल तक इसका विरोध करते थे। अब उन्हें लगता है कि इस विचारधारा को सही मानने से ही उनको वोट मिल सकते हैं, तो इसलिए वो भी इसको स्वीकार कर रहे हैं, जबकि ये एक अप्रमाणित धारणा है, एक काल्पनिक धारणा है। इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता कि जिन जातियों को अगड़ी कहा जाता है उन्होंने तथाकथित पिछड़ी जातियों पर अत्याचार किए हैं, उन्हें दबाया है, उन्हें शोषित किया है, उन्हें पीड़ित किया है। लेकिन फिर भी यह धारणा चल रही है और उसके परिणाम जेएनयू की मॉब लिंचिंग के तौर पर सामने आ रहे हैं। लोगों के अंदर ये पूरी तरह से घुस चुका है कि यहाँ पर जो दलित और पिछड़े कहे जाते हैं उन पर अत्याचार हुआ है, लेकिन प्रमाण के तौर पर कुछ भी नहीं मिलता है। अगर 2000 साल पहले के प्रमाण को देखें तो सबसे बड़ा प्रमाण तो यह मिलता है कि भारत की सभी जातियां एक दूसरे के साथ सामंजस्य से रहती थी। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है आचार्य चाणक्य द्वारा तथाकथित एससी जाति के एक व्यक्ति को भारत का सम्राट बना देना। अगर वास्तव में यह धारणा रही होती, अगड़ों पिछड़ों वाली धारणा भारत में रही होती, तो आचार्य चाणक्य किसी ब्राह्मण को बना सकते थे, किसी क्षत्रिय को बना सकते थे, किसी वैश्य को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने योग्यता के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य को चुना और उसके नेतृत्व में इस भारत का एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। ये उस झूठ के खिलाफ सबसे बड़ा तथ्य है। उसके बाद तमाम इतिहास में जब 700-800 ईस्वी में इस देश पर तुर्कों के आक्रमण शुरू हो गए, तब से इस देश को लूटने की परंपरा शुरू हुई और उसी लूट परंपरा के बाद इस देश के नागरिकों पर अत्याचार किए गए, उनको लूटा गया, उनको दलित बनाया गया, उनके गुलाम बनाया गया। लेकिन वहां भी जाति कोई कारण नहीं थी। प्रमाण तो ऐसे भी मिलते हैं कि जो बहुत सी जातियां जिन्हें एससी कहा जाता है वो इन मुगल लुटेरों के आने से पहले, तुर्की अरबी लुटेरों के आने से पहले अगड़ी जातियां हुआ करती थी। और चूंकि उन्होंने उन तथाकथित लुटेरों के दबाव में आकर इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए उन जातियों से निकृष्ट कार्य कराए गए। जिन्हें आज मेहतर कहा जाता है वो लोग पहले अगड़ी जातियों के होते थे, लेकिन उन्होंने किसी भी हालत में वो निकृष्ट कार्य करना स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। इस तरीके के भी तमाम प्रमाण हैं, लेकिन उन प्रमाणों के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ गलत धारणाओं पर आधारित होकर यूजीसी की तरह वो बवाल करते हैं और जो इसका विरोध करता है, जो इसको गलत बताता है, वो उसके खिलाफ मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जितनी ज्यादा जानकारी आपके पास होगी, आप जितने ज्यादा तार्किक होंगे, उतने ही ज्यादा आप सुरक्षित और मजबूत हो सकते हैं।
आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।